जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेड एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबके लिए हम सब प्रीवियस ईयर श्रृंखला ला रहे हैं डेली, आज हम सब फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आप सबके सामने पेश हुए हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके CDP के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और यह 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कोई भी CDP का क्वेश्चन मिल जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम 30 क्वेश्चन में यह बताने का प्रयास किए हैं कि अगर आपके CDP में कोई क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन कोई गलत होता है और क्यों क्वेश्चन कोई सही हो जाता है। इसमें उस पॉइंट से जितने भी आपके नेगेटिव पॉइंट बनते हैं, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट बनते हैं, यह समझाने का प्रयास किया है। इसमें अगर आपने यह वीडियो देख लिया, इस वीडियो के जरिए दोस्तों आपके सामने कोई भी CDP का क्वेश्चन आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पूछा गया था 27 जनवरी 2023 को, जो आपका सीटेड एग्जाम हुआ था, इसी दिन ये पूछा गया था। इसमें हम सबसे पहले CDP के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों CDP के क्वेश्चन शुरू होते हैं। CDP में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक रूपता, सेकेंड ऑप्शन है एक आयामी, थर्ड ऑप्शन है रैखिकता, लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएँ। इसमें जो बालक के विकास की बात करें तो आपको थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं। जो बालक का विकास होता है वह दोस्तों अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि दो बच्चों का विकास एक जैसा होगा। बच्चे चाहे जुड़वा बच्चे क्यों ना रहे, लेकिन दोनों बच्चों का विकास जो है अलग अलग होता है, एक समान विकास नहीं होता। तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं दो बालक में, दो बालक का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन ए को समझते हैं। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। इसका जो तर्क है, केवल आनुवांशिकता ही एक ऐसा मात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, जो कि इसमें लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसको इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये दो ऑप्शन दोनों ही गलत है दोस्तों। कह रहे हैं बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। ऐसा नहीं दोस्तों, बालक का जन्म होने के बाद भी दोस्तों बहुत सारी विकास उसके बाद होते हैं। ऐसा नहीं कि बालक का कितना विकास होना है, कितना नहीं विकास होना है, इसका जब वो जन्म लेता है तभी कन्फर्म हो जाता है। यह दोस्तों तब नहीं कन्फर्म होता। और जो बालक प्रभावित करते हैं वह आनुवांशिक कारक और वातावरण कारक दोनों होते हैं दोस्तों। अगर आपको सामाजिक कारक भी मिले तो वो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वह आनुवांशिक और वातावरण दोनों दोस्तों और बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान खाली जगह जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन फिर खाली जगह है जो कि सामाजिकरण की द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं जो प्राथमिक समाजीकरण होता है और जो द्वितीय समाजीकरण होता है, किसको हम सब समाजीकरण के प्राथमिक संस्था के अंतर्गत रखेंगे, किसको हम द्वितीय समाजीकरण की संस्था के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम सब सबसे पहले प्राथमिक की बात करें तो इसमें जो परिवार होता है, पड़ोसी होते हैं, यह सब आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय कारक जो होता है, जैसे विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, साथी हो गए, यह सब दोस्तों द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक संस्था वह होती है जहाँ पे बालक स्वयं से आए। जैसे जो पड़ोसी होते हैं, जो परिवार होता है, बालक वहाँ से स्वयं से जाता है, स्वयं से रहता है, तो वह प्राथमिक संस्था है। द्वितीय कारक वह होता है जहाँ पे बालक को ले जाया जाए। जैसे इस विद्यालय होता है, विद्यालय में बालक को ले जाया जाता है। मीडिया हो गया, जो उसके फ्रेंड हो गए, दोस्त हो गए, यह सब द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं।
अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ के तुरंत समझ जाएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। फर्स्ट है पहले परिवार, पहले दोस्तों फर्स्ट में प्राथमिक समाजीकरण की बात करें, सेकंड में जो है द्वितीय, जो दूसरा खाली जगह है वहाँ पे द्वितीयक समाजीकरण की बात करें तो फर्स्ट परिवार करें, परिवार सही है दोस्तों, परिवार जो प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। क्या सेकंड भी ऑप्शन सही है? साथी और मीडिया, यह भी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन अभी तक ये आपका राइट है, लेकिन और भी ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें साथी पहले बात करें तो साथी पहले नहीं आएगा, पहले जो आएगा पहले आएगा परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, ये ऑप्शन आएगा तो सही होगा। यहाँ पे मीडिया की बात करें यह भी नहीं हो जाएगा, विद्यालय यह भी आपकी, ये तीनों दोस्तों द्वितीयक संस्था के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं दोस्तों, जो जिन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको आप जानते रहिए। इसमें करें अमूर्त चिंतन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी सेट हल किए हैं करीब 70% सेट में आपको यह क्वेश्चन मिला, 70 का 80 आप समझ लीजिए सेम यही क्वेश्चन मिला कि और अमूर्त की ही बात किया रहा है। लेकिन आप चारों ऑप्शन जानते रहिए कि ऐसा भी पूछ ले, संवेदीगात्मक अवस्था क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, इसको आप जानते रहिए। तो सबसे पहले है अमूर्त की बात वह होता है, अमूर्त का मतलब होता है जब बालक सूत्र बनाने लगे, चिंतन करने लगे, तो यह होता है अमूर्त चिंतन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, यह 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। सेकेंड है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह आप 11+ कह सकते हैं या फिर 11 से लेकर 15 वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि 11 के बाद इसके बाद अवस्था है नहीं तो आप 11+ भी कह देंगे तब भी सही होगा, 11 से 15 कहेंगे तब भी सही होगा। तो जो सूत्र बनाने का काम करता है, बालक चिंतन करने का काम करता है, तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन पियाजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अनुकूलन कहा जाएगा, आत्म केंद्रिता कहा जाएगा, फिर जीववाद होता है, फिर लास्ट है संतुलीकरण। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आत्म केंद्रिता कहा जाएगा दोस्तों। दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इसे हम आत्म केंद्रिता कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें एक पॉइंट है जीववाद, यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट भी से। इसमें बालक होता है जब किसी चीज़ में जीव समझने लगता है, जैसे बालक कोई खिलौना लिया रहे तो फिर अगर कोई से पटक दे या फिर तो थोड़ा सा खींच ले तो उसे लगता है कि इसे रोने लगेगा, कि इसे मार देंगे, उसे यह फील होता है कि इसमें जान है। यह होता है दोस्तों जीववाद कहा जाता है। तो ऑप्शन इसको जीववाद को आप जानते रहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी कभी होता है कि बालक को किसी चीज़ से लग जाए, जैसे कुछ भी रखा रहे उससे लग जाता है तो वो रोने लगता है, फिर मम्मी या पापा आते हैं चलो हम इसको मार दे रहे हैं तुम शांत हो जाए, उसे जब उसे थोड़ा सा मार देते हैं बच्चा शांत हो जाता है। यह भी जीववाद, उसे यह लगता है इसमें भी जान है, हमको लगा इसको भी मार दिए, इसको भी लग गया तो बराबर हो गया। यह दोस्तों जीववाद का उदाहरण है। लेकिन इसमें राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कोहल वर्ग से संबंधित है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है दोस्तों। पहले हम अब कोहलर वर्ग की बात करें तो कोहलर वर्ग का जो सिद्धांत था इसके 3 चरण थे, 3 चरण, और इसके हर चरण के 2-2 उपचरण थे। तो कहने का तात्पर्य 6 उपचरण हो गए और 3 इसके दोस्तों चरण थे। इसको आप जानते रहिए। फर्स्ट है उत्तर पारंपरिक स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड है पारंपरिक स्तर, ये फिर लास्ट है अमूर्त पारंपरिक स्तर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक संसाधनों के महत्व को खाली जगह ने अपने फिर खाली जगह सिद्धांत में प्रस्तावित किया है दोस्तों।
अब आपको यहाँ पर बताना है जो सांस्कृतिक संसाधनों को महत्व किसमें, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संस्कृति समाज को महत्व दिया है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं और उसका सिद्धांत क्या था। क्या लेव वाइगोस्की थे जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने ही दोस्तों सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। तो इसको आप जानते रहिए, इनके सिद्धांत का नाम ही यही है दोस्तों, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। आगे लेव वाइगोस्की व्यवहारवादी गलत हो जाएगा, जीन पियाजे व्यवहारवादी, ये सब गलत हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है, पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर निष्क्रिय रूप से कह रहे हैं, क्या बालक निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, बालक हर समय सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, फिक्स नहीं है कि सिर्फ 8 ही चरणों से गुजरेंगे। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम इसमें कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। तो थर्ड लास्ट ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। जन्म के समय नैतिक बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या ऐसा है दोस्तों, जो बालक जन्म ले लेता है वो उसका जो बौद्धिक क्षमताएं रहती हैं, उसका जो सोचने की क्षमताएं रहती हैं वो फिक्स रहती हैं। जन्म के समय जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं लास्ट तक वही रहेंगी, नहीं ये गलत है। उसे हम वो पर्यावरण दे के, इन्वायरमेंट दे के उसे हम चेंज कर सकते हैं। उसे अच्छे पर्यावरण में रख देंगे तो उसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अलग हो जाएगी। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ शामिल है जो वे दूसरे के समर्थन से करने में सक्षम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। सेकंड ऑप्शन है, बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। देखिए इसमें रटंत की बात की है, रटंत आपका निगेटिव पॉइंट है, इसको आप जानते रहिए, ये ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें रुचि की बात की है, रुचि आपका पॉजिटिव पॉइंट है, अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो ऑप्शन अभी आपका ये सही लग रहा है। लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन सही हो, फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीटेट में यही होता है, ऑप्शन आपको 2-3 ऑप्शन लग जाएंगे, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन उसमें समझना होगा कि चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित होती है। दोस्तों परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है, परीक्षा भी। अगला जो पॉइंट है, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका जो फर्स्ट है पॉजिटिव पॉइंट है, वही हो जाएगा। रुचि की बात करें, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं और प्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है संगीतमय बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर लास्ट ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। इसमें जो बात कह रहे हैं खुद को समझने की, पहले आपको हम बताते थे बुद्धि के बारे में। बुद्धि का जो सिद्धांत है वह दिए थे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। प्रमुख दोस्तों इन्होंने 8 प्रकार से बुद्धि बताई थी, प्रकार तो और था लेकिन जो प्रमुख है वह 8 प्रकार से है। तो इसमें कुछ बुद्धि दिए गए। संगीतमय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि किसमें होगी दोस्तों, पहले आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। कह रहे खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं और प्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। क्या यह संगीतमय बुद्धि है, जो अपने विचार समझे। दोस्तों तो संगीतमय बुद्धि होगा नहीं, स्थानिक बुद्धि भी आपका नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक बुद्धि भी नहीं होगा। आप कह सकते हैं सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि दोस्तों समाज का विकास होता है।
खुद का समझने का विकास नहीं होता। तो यह हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दोस्तों, जिसके अंतर्गत आते हैं जो साधु महात्मा होते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं, जो खुद को समझ लेते हैं, अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अफेड़ों को पहचान लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है, इसको जानते रहिए। एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। दोनों में अंतर होता है, इसको आप जानते रहिए। एक होता है खुद की भावना, खुद के विचार होते हैं उसको समझने के लिए, एक होता है दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए। अब दूसरे की भावनाओं को कौन समझता है? वो जैसे नेता लोग हो गए, हमको कहाँ पे किस प्रकार से भाषण देना है, यह नेता लोग को बहुत अच्छी से पता होता है कौन सा पॉइंट कहाँ पे बोलना है। इसके अंतर्गत नेता लोग आते हैं। अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आते हैं जो साधु महात्मा लोग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले बाइगोस्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सबसे पहले ले बाइगोस्की की बात करें तो इसमें आपको पता होगा इनका जो सिद्धांत था वह संस्कृति और सामाजिक से संबंधित था। तो जो आप जिस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन आएंगे वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। भाषा उन साझे अनुभव को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये फिर लास्ट है भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पक्षपात होता है। तो पक्षपात की बात करें, यह भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और इसमें जो आगे कह रहे थे इसमें नहीं की बात करें, भाषा व संज्ञानात्मक विकास आपस में कोई संबंध नहीं होता। यह संबंध होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें सी होगा। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। सेकंड कहते हैं विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। लास्ट ऑप्शन है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो इस प्रकार से जब भी ऑप्शन आपके कोई एग्ज़ाम में मिले, अगर आपको इसका आंसर बताने में समस्या हो रही है, सबसे पहले वह विकल्प आप देख लीजिए जो विकल्प आपके सही नहीं हो सकते हैं, उसको काट लीजिए। फिर आपका जो बचेगा वही आपका राइट हो जाएगा। फिर अगर जैसे मान लो दो ऑप्शन में वह विकल्प मिल गया तो 2 ऑप्शन कट जाएगा, आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा। फिर आपको 2 ही ऑप्शन में चेक करना होगा कौन सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है। अभी तक आपको 4 में चेक करना पड़ेगा। इसमें नामीकरण की बात करें, नामीकरण कैसा पॉइंट है? यह निगेटिव पॉइंट है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें जो सही होगा, अब इसमें एक ऑप्शन आपका किसी में नहीं सही होगा तो एक जिसमें काट दीजिए। एक फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ। अब देखिए दोस्तों आपका आंसर तुरंत मिल गया। ये तीनों में नहीं है, तीनों काट दीजिए, बचा कौन? एक ही बचा है। तो ए बी इज करेक्ट आंसर, नामीकरण की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं किसका उदाहरण है दोस्तों? अब देखिए ये किसका उदाहरण है, इसको ऑप्शन हम आपको बाद में बताते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जेंडर की बात करें, यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं कि जो लड़के होते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ जो है आज्ञाकारी होती हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि लड़कियाँ आज्ञाकारी होती हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होती हैं। तो क्या ऐसा है कि लड़के ही सिर्फ बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ बुद्धिमान नहीं होती? कहीं प्रमाणित है? ऐसा प्रमाणित नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ समाज में एक अवधारणा बनी हुई है। जैसे कहते हैं कि लड़के जो हैं मार्केट से सब्जी लाएंगे, लड़कियां जो है घर में चाय बनाएंगी, सब खाना बनाएंगी। तो क्या ऐसा कहीं पे लिखा गया है, प्रमाणित किया गया है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाएंगी? तो यह गलत ऑप्शन है। ये जेंडर वाइज की बात कर रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं। आप जेंडर के हिसाब से अगर टीचर इस हिसाब से करता है तो ये जेंडर का भेदभाव है, नहीं तो क्या है? जेंडर रूढ़वादिता है। तो जेंडर समता है, जेंडर रूढ़वादिता है, जेंडर समानता है, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन है। अब इसमें जैसे जेंडर समानता की बात किया जाए, अगर इसमें ऐसा ऑप्शन दिया होता कि लड़कों लड़कियों को समान काम दिया जा रहा है तो यह जेंडर समानता की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, इसको आप जानते रहिए। यह जेंडर रूढ़वादिता ऑप्शन में ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है केवल मात्रात्मक। अब केवल ऐसा शब्द है आपके ऑप्शन में जब भी केवल मिल जाए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ऐसा पूछा होता अगर आकलन किस प्रकार का नहीं होना चाहिए,
तो ऑप्शन आपका यह सही हो जाता। लेकिन इसमें पूछा है किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। केवल ऑप्शन जब भी मिल जाए केवल पढ़ के आप काट दीजिए। केवल मात्रात्मक, केवल ऐसा है दोस्तों, ऐसा शब्द है हर समय यह निगेटिव रहता है, इसको आप काट दीजिए। व्यापक की बात करें, क्या जो है आकलन है व्यापक होना चाहिए, या फिर अगला जो ऑप्शन है मानकीकृत की बात करें, यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। फिर यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट निगेटिव है, बचा क्या, व्यापक। दोस्तों आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, व्यापक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। तुलना भी कैसा ऑप्शन है दोस्तों, तुलना भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसको आप जानते रहिए। सेकंड है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, यह भी दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ऑप्शन आपके जिस भी ऑप्शन में मिल जाए उसको आप तुरंत काट दीजिए। सीखने वालों की पहचान और नामीकरण करने के लिए, नामीकरण आपका कैसा पॉइंट है, यह भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसको भी आप तुरंत काट दीजिए। ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में जब भी मिले तुरंत आप उसे हटाइए, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, तो ऑप्शन डी इस करके, जब तीनों में दोस्तों निगेटिव पॉइंट मिलेगा तो बचा क्या, ऑप्शन डी। लेकिन निगेटिव पॉइंट को गलत करने से पहले ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत खेल होता है। अगर ऐसा पूछ ले बच्चों के प्रदर्शन का तुलना करने के लिए, जो निगेटिव है, अगर ऐसा पूछ ले बच्चों के प्रदर्शन की तुलना ना करने के लिए, तो फिर आपका यह सही हो जाएगा। इसलिए आप इसमें निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, या फिर सीखने में कमियों के रूप में देखने पर। दोस्तों इसमें कमियों की बात करें, क्या समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है बालक की आप कमी देखें, कमियों को देखने के लिए समावेशी कक्षा का आयोजन करेंगे, नहीं दोस्तों। इसमें छात्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक छात्रों की, इसमें हर छात्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन हम और भी देख लेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन आपका सही हो जाए तो वह सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, यह भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों लास्ट है प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने के लिए, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए सही होगा, जो कि आपका दिया गया था कि प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, समावेशी शिक्षा दोस्तों हर छात्र पे, वो चाहे जिस भी समाज से आए, चाहे जिस भी संस्कृति से आए, हर छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर बल देती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन ए को हम पढ़ते हैं, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। या दोस्तों यह एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोई बालक आपके क्लास में कोई अलग समाज से आ जाए, अलग संस्कृति से आ जाए, कोई अलग, मान लीजिए कि हंसिया कड़वे बालक है, बहुत गरीब से आ जाए, तो अगर आप उसे अपना समझकर उसे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देंगे तो वह बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। वही इसमें बात करें अपनेपन का एहसास कराते हैं, जब आप उसे अपनेपन का एहसास कराएंगे तो बहुत अच्छे से वह सुधार आ सकता है। इसका जो तर्क दिया गया है, बच्चे और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों के विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है, यह भी पॉजिटिव है। दोस्तों जो बालक होता है, अगर आप बालक पर विश्वास ही नहीं करेंगे, आप टीचर होने के नाते क्लास में आएंगे, उसी हर समय तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं सीख पाओगे, इस तरीके से बोलेंगे तो बालक नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप उससे शाबाशी देंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्रयास किए, फिर आगे और करने का प्रयास करो, तो यह उसके लिए अच्छा सीख जाएगा और अच्छा कर जाएगा। तो ऑप्शन है देखते हैं इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और जो व्याख्या भी सही कर रहा है वो, इसमें अगर इसमें व्याख्या की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, इसमें भी गलत हो जाएगा। लास्ट जो है ए और आर दोनों गलत की बात करें, ए और आर दोनों हैं दोस्तों, गलत इसमें होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो राइट आंसर इसे फर्स्ट होगा, ए और आर दोनों सही हैं, और जो है ए जो है आर के सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहले खाली जगह से सामग्री की प्रस्तुति फिर खाली जगह को सुगम बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है
कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम, या फिर एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम। देखिए इसमें लास्ट जो है एक समान तरीके केवल की बात करें, केवल कैसा फाइंड हो गया, निगेटिव है। एक समान की बात करें, क्या बालक सिर्फ एक ही समान पे सुगम सीख पाएगा, सिर्फ एक समान से सामग्री। दोस्तों इसमें अगर इसे हम इसमें फिट करेंगे, खैर एक समान सामग्री, क्या सभी बालक को पढ़ाने के लिए आप एक ही जैसे सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। कोई बालक दृष्टिबाधित है, कोई बालक सुन नहीं पा रहा है, तो क्या उस सबके लिए आप एक ही पद्धति से पढ़ाएंगे, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यह भी आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। कई तरीके केवल विशेष बच्चे, क्या आप केवल शब्द लग गया तो आपका गलत ही होगा, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा क्या, एक ही बचा है। कई तरीके, अब इसमें आप अगर फिट करेंगे, कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति बच्चे के अधिगम, दोस्तों बच्चे के अधिगम को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपको समझाने का प्रयास करें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप कैसे क्वेश्चन को समझ सकें, इसमें पूछ क्या रहा है। जो बच्चे गलती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। आपको हम यही बताने का प्रयास करें कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएं। अगर लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, आप इसको ला देंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आपके ऑप्शन में जब भी नहीं पूछा जाए उसे थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं पूछा है, आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे सही लगा देते हैं, गलती बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। इसलिए नहीं पूछा है, इसे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, पेन से गोला मार दीजिए, हाँ इसको उनको गलत आंसर बताना है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, या फिर सेकंड ऑप्शन है परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार। थर्ड ऑप्शन है न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना। लास्ट है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो आपको हमने बताया कि इसमें नहीं पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है समायोजन के लिए क्या नहीं है, आपको मैंने बताया था मानकीकृत कैसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। धाराओं में लचीलापन, धारा प्रवाहित और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधि अभिज्ञेय विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक शिक्षार्थी, सेकंड ऑप्शन है अभिसारी विचारक, थर्ड ऑप्शन है विचारण विवेचन में अनियमितता, लास्ट है स्वलीनता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो बात करें लचीलापन, धारा प्रवाहित और मौलिकता निम्नलिखित किसकी प्रतिनिधि अभिज्ञेय विशेषता है। तो ऑप्शन है रचनात्मक विद्यार्थी के। दोस्तों ये सब किसकी विशेषता है, यह ऑप्शन रचनात्मक विद्यार्थी की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिक्षकों को खाली जगह पाठचर्या और फिर खाली जगह मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार की पाठचर्या का इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार का मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन हम देखते हैं, क्या खंडित पाठचर्या का प्रयोग करेंगे, क्या खंडित मानकीकृत मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। मानकीय कैसा पॉइंट है, निगेटिव होगा, सही भी नहीं होगा। गैर संदर्भित, क्या जो पाठचर्या है आप जो खाली जगह है उसमें फिट करने का प्रयास करिए। हम गैर संदर्भित, क्या हम गैर संदर्भित पाठचर्या का प्रयोग करेंगे, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है लचीला और रचनात्मक। लचीला कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, और रचनात्मक दोस्तों यह भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अभी तक ये समान है। लास्ट है जो एक समान पाठचर्या की बात करें, क्या सभी बालक के लिए आप एक समान पाठचर्या का प्रयोग करेंगे। जैसे कि भाई आपको हमने ऊपर बताया कि सभी के लिए आप एक समान पाठचर्या का प्रयोग नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आपके अगर क्लास में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए आप ब्रेल लिप का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए सभी प्रकार के बालकों के लिए एक समान की पाठचर्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मानक तो आपका वैसे ही दोस्तों निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर इसमें सी होगा, लचीलापन और रचनात्मक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो बात करें एक शिक्षक होने के नाते छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए आप किस प्रकार से आप काम करेंगे, किस प्रकार से उनको बनाएंगे। पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके। भय कैसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। आप बालक को भय करके नहीं पढ़ा सकते। आपको हमने शुरू में ही बताया कि सीटेट में का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सभी चीज़ें गलत हो सकती हैं। पढ़ाने का तरीका, आपका इंस्ट्रूमेंट, सामग्री जो है सब गलत हो सकती हैं। लेकिन जो एक चीज़ है दोस्तों, विद्यालय पूरा गलत हो सकता है लेकिन बालक जो है कभी नहीं गलत होता। बालक के खिलाफ जितने भी ऑप्शन होंगे वो आपके निगेटिव पॉइंट हो गए जो बालक का विरोध करते हों। अभी इसमें भय की बात करें, आप भय के बालक को डरा के पढ़ाएंगे तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते। इसमें सीटेट एग्ज़ाम में बालक ही सर्वा होता है, तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। अगला है तनाव और तनाव को प्रेरित करके। तनाव तो दोस्तों वैसे ही आपका नेगेटिव पॉइंट है, उस पर बात भी करें, तनाव को प्रेरित करेंगे तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय स्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अब इसमें जो करें हैं कि आप निष्क्रिय, अब इसमें निष्क्रिय बात करें, निष्क्रिय स्मरण जो बालक के उपयोग करने रहे आप उसको उसे की रणनीति को प्रेरित करेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट है समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। दोस्तों समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, आप प्रोत्साहित करना कैसा पॉइंट है, प्रोत्साहित करना आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन आपके पास जब भी मिले, आपको मैंने बताया है ना, जो ऑप्शन आपको सही लगे या फिर जो ऑप्शन आपको गलत लगे पहले उसे ही छांट लीजिए। अगर आपको पूरे 4 कथन में 5 कथन में एक भी ऑप्शन ऐसा मिल गया जो आपको लगता है कि ये गलत ही होगा, आप उसका आंसर दोस्तों बहुत आसानी से खोज सकते हैं। अभी आपको हम बताते हैं कैसे। जैसे सक्रिय अन्वेषण, अन्वेषण कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब हमको यह पता हो गया यह विकल्प चाहे जिस भी ऑप्शन में रहेगा वह एक होना चाहिए, जिस ऑप्शन में एक होगा वो राइट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं सामाजिक संपर्क, थर्ड है प्रयोग, लास्ट है दोस्तों व्यवहार का अनुबंधन। तो ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, जिसे फर्स्ट की बात करें सक्रिय अन्वेषण। सक्रिय अन्वेषण में दोस्तों जो बी में है, बी में पहला नहीं है लेकिन और तीनों में है, मतलब आपके पास ऑप्शन बी कट गया। अब बचा क्या, बचा दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपके पास है कि 3 ऑप्शन बचा। अभी तक आपने 4 में खोजना था लेकिन आपको 3 में खोजना है। सामाजिक संपर्क की बात करें, क्या सामाजिक संपर्क में दोस्तों होना चाहिए बालक को, तो सही है दोस्तों। बालक जो है समाज के जरिए जब समाज से इंटरेक्ट करता है तो बालक बहुत अच्छे से सीखता है। मतलब 2 भी ऑप्शन आपका सही है। अब जिस ऑप्शन में आपका 2 होगा वो आपका राइट हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट में 2 नहीं है, फर्स्ट आपका कट जाएगा। अब बचा क्या, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, थर्ड बचा और लास्ट बचा। तो इसमें जो लास्ट प्रयोग है दोस्तों, बालक प्रयोगशाला के विधि से, एक है प्रयोगशाला विधि जिसमें बालक को प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो वह बालक बहुत अच्छे से सीखता है। जैसे अभी हम बालक को कुछ चीज़ बताएं, जैसे कृषि के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं मटर के पौधे के ले लेते हैं, मटर के पौधे के बारे में बता रहे हैं, बालक नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अगर हम कहीं मटर का पौधा लेकर बालक को दिखा दें, बालक तुरंत सीख जाएगा, प्रयोग करके सीख जाएगा। बैल खेत है, खेत में ले चलें, चलो बच्चों आपको हम मटर दिखाते हैं कैसा है, बालक तुरंत समझ जाएगा मटर ऐसा होता है, ऐसे फल लगता है। यह दोस्तों होता है प्रयोग करके सीखना, तो तुरंत सीख जाएगा। यह भी आपका पॉजिटिव पॉइंट हुआ। लेकिन व्यवहार का अनुबंधन करना दोस्तों यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को बैक बोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर कॉपी कहने के लिए कहना है। दोस्तों अब इसमें किस चीज़ की बात करें, बढ़ावा देने, कौन सा चीज़ बढ़ावा नहीं देगी, तो जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉपी करने की बात करें, जो का त्यों, हम जो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे जो लिख रहे हैं बच्चे तुम वही उतार लो। क्या यह पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन ए अभी आपका सही होगा, लेकिन ऑप्शन हम चारों देखते हैं। विद्यार्थियों के किसी सहकर्मी की अवधारणाएं समझने के लिए कहना, तो सहकर्मी का सहयोग लेना दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, यह दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है।
बालक को आप प्रेरित करिए, बालक खुद से चिंतन करिए, खुद से सोचे। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। लास्ट है छात्रों को पिछली अवधारणाओं के संबंध में बनाने के लिए कहना, तो यह भी आपका फर्स्ट है। जो ऑप्शन आपका गलत है ए है, और इसमें गलत ही पूछा, तो ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य विद्यालय के शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। जैसे आप एक टीचर हैं दोस्तों, पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बालक को किसी प्रक्रिया को लेकर भ्रांतियाँ हैं, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान छात्रों में वैकल्पिक भ्रांतियाँ हैं, तो आप उसे कैसे दूर करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या आप अनदेखा कर देंगे। यह दोस्तों गलत ही होगा, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उन्हें सज़ा देना, सज़ा कैसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। इनाम देना, इनाम भी देना का क्या है दोस्तों, यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। संबोधित करके दोस्तों, तो इनाम, जैसे इनाम की बात करें, आप सोच सकते हैं इनाम देना तो पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। हाँ दोस्तों, पॉजिटिव होगा लेकिन कुछ क्षेत्रों में, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं किया गया है कि आप इनाम उसे भौतिक देंगे या फिर जैसे होता है एक शाबाशी देना। शाबाशी देना भी तो ना, सब जैसे आप बच्चा कोई सवाल बहुत अच्छे किया, उसे थोड़ा सा आप बखान कर दें, हाँ बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा किया, यह भी तो हो गया ना। यह इनाम अलग अलग है, आप उसे भौतिक इनाम दे दीजिए, पैसा दे दें, तो यह सब गलत है दोस्तों। इनाम नहीं देना है, तो इसमें क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन है इसमें सी गलत होगा। उन्हें संबोधित करके उनकी जो भ्रांतियां हैं उसे आप दूर करने का प्रयास करिए, तो यह उन्हें संबोधित करके। बाकी इसमें 3 ऑप्शन जब आपके गलत ही हो गए, बचा क्या, एक ही बचा, तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप छांटने का प्रयास करिए, जो भी ऑप्शन आपको लगे कौन कौन नहीं हो सकते उसे काटिए, लास्ट में जो बचे वैसे का आप टिक करिए। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संवाद और चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने, फर्स्ट ऑप्शन है, को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन ये होगा ही नहीं दोस्तों। अवहेलना करना, अवहेलना दोस्तों ये भी क्या है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये भी आप नहीं कर सकते। दंडित करना, आप बालक को दंडित करेंगे, बालक को मारेंगे, तो ऑप्शन आपका गलत ही होगा दोस्तों। दंडित करने के जहाँ भी आए, दंडित करना, सजा देना, गलत। और यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। रहम दिखाना, दया करना, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत पॉइंट है। इसको जानते रहिए कि आप एग्जाम में मिल जाए कि बालक के ऊपर आप दया दिखा दीजिए, दया दिखाना, रहम करना, तो यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है। इसको आप जानते रहिए कि आप ऐसा कहिए कि तो दंड देना पॉजिटिव, निगेटिव पॉइंट है, दया करना पॉजिटिव हो जाएगा। दंड देना नेगेटिव है दोस्तों, आप बालक पे दया नहीं कर सकते, रहम नहीं दिखा सकते, यह भी आपका गलत है। कोई बच्चा बहुत गरीब घर से आया, अब उसे दया दिखाइए, तो यह गलत होगा। तो एक ही पॉइंट बचा है लास्ट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। को सुसादित करना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। तो इसमें समस्या समाधान की बात करें, अगर आप एक टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई बालक को समस्या है, उसकी समस्या को आप कैसे दूर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, आप खुद एक टीचर हो लें, अपने टीचर समझिए कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, अब बालक को हम कैसे दूर करेंगे। इसमें बालक को आपको सर्वे मारना है, सबसे जो मुख्य होता है वह बालक होता है। प्रतीकात्मक साधारिता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, लास्ट है सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो दोस्तों। आप कैसे दूर करेंगे, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को दोस्तों क्या करना चाहिए। आपको हमने पहले भी बता दिया कि ये कैसा पॉइंट है, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, क्या प्रतिस्पर्धा करना। तो ऑप्शन में देखते हैं आप क्या करेंगे उस बालक के साथ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों को नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या आप जो प्रतिस्पर्धा होती है एक बालक के साथ एक बालक में, तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, यह गलत है दोस्तों। विजेता हारे हुए बच्चे दोस्तों नामीकरण करना चाहिए, यह भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहित करें। सेकंड ऑप्शन है नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यह दोस्तों आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन आपका बी भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह प्रोत्साहित बात कैसे है दोस्तों, प्रोत्साहित आपका फर्स्ट टू पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, प्रतिस्पर्धा की बात करें, निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन आपका गलत होगा भाई राइट होगा। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है लास्ट, अब बचा एक ही है तो आपका यही सही होगा, हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित आपका निगेटिव पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा को क्या कहना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के में तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी कोई बच्चा मान लो एग्ज़ाम में फेल हो गया, दो बच्चों का आप टेस्ट ले लें, एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा पास हो गया, आप उसे बहुत लज्जित करें कि तुम फेल हो गए, तुमसे नहीं होगा, बच्चा बहुत तनाव में आ जाएगा, बहुत डिस्प्रेशन में चला जाएगा। इसलिए बालक जो है इस तरीके से तनाव में न जाए, डिप्रेशन में न जाए, इसके लिए आपको क्या कहना है, आप उसे पॉजिटिव कहना है, चलिए ठीक है अगली बार होगा, इसके बाद होगा, तूने बहुत प्रयास किया, इस प्रकार से आप उसे उसका तनाव को कम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन इसमें डी सही होगा, हतोत्साहित करना चाहिए, ताकि बालक जो है डिप्रेशन में न जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब बच्चे खाली है की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। दोस्तों शर्म करेंगे क्या तब सकारात्मक से सीखेंगे, भय, खुशी, अपमान, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन, अब इसमें देखिए शर्म करना तो आपका गलत होगा, भय करना, डर तो ये भी गलत होगा, अपमान यह भी, इसमें बचा क्या है, खुशी। दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है दोस्तों, कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। अब इसके जो तर्क दिया गया, तर्क को हम समझते हैं। सफलता और असफलता के आंतरिक गुण को व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। अब इसकी ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, फिर आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। दोस्तों ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीडीपी से संबंधित हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपको यह समझाने का प्रयास किए कि आपके अगर सामने सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें आप क्वेश्चन में अलगाव कर पाएँ, समझ पाएँ कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा और क्यों गलत होगा, और कौन सा ऑप्शन क्यों सही होगा तो क्यों सही होगा, इसको बताने का प्रयास किए। यह क्लास ही हम समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।